वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 1 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो द्वितीयक साक्ष्य अधिनियम था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक जो सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो इसमें क्या व्याख्या की है बताया है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें प्राथमिक साक्ष्य क्या है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आता है, जो इसे साक्ष्य का उच्चतम वर्ग माना जाता है। प्राथमिक साक्ष्य जिसे सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में माना जाता है, वह न्यायालय के निरीक्षण के लिए उत्पादित जो वास्तविक दस्तावेजों को संदर्भित करता है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकार्य है और द्वितीयक साक्ष्य पर प्राथमिकता रखता है। जब धारा 62 के अनुसार दस्तावेज स्वयं न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। यदि दस्तावेज कुछ भागों में ही है तो प्रत्येक भाग प्राथमिक साक्ष्य बनता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी प्राधिकारी द्वारा जो उसकी जन्म प्रमाण पत्र। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ये द्वितीयक साक्ष्य के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है। इसे केवल तभी पेश किया जा सकता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध ना हो, इसकी अनुपस्थिति का इस कारण भी स्पष्ट हो गया हो। मतलब ये जो प्राथमिक साक्ष्य है इनकी जो ये क्यों नहीं उपस्थित है इसका कारण भी बताना होगा और वो भी स्पष्ट हो गया हो कि हाँ इसका ये स्पष्ट कारण है, उसके बाद ये द्वितीय साक्ष्य अधिनियम पेश किया जा सकता है। इसे मूल या प्राथमिक साक्ष्य का विकल्प माना जाता है। इसे सामान्यतः प्राथमिक साक्ष्य की तुलना में कम साक्ष्य मूल्य वाला माना जाता है। हालांकि यदि प्राथमिक साक्ष्य अनुपलब्ध है तो उसकी अनुपस्थिति का कारण बताया गया है तो द्वितीयक साक्ष्य को अदालत में स्वीकार किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य जो होते हैं वो प्रमाणिक प्रतियां, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार प्रतियां या काउंटर फाइल, फोटोग्राफ, फोटोस्टेट कॉपी, कार्बन कॉपी, टाइप की गई कॉपी या टेप रिकॉर्डर, अकाउंट पार्ट या मौखिक खाते पंजीकरण कॉपियां आदि इसमें से कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए खोए हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि या पहचान पत्र जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड के साथ जैसे 10वीं की मार्कशीट आदि प्रतिलिपि लगाई जा सकती है, तो इसको माना जाएगा। द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के अनुसार सबसे पहले अच्छा साक्ष्य दिया जाना आवश्यक है, अर्थात प्राथमिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 उन दस्तावेजों के प्रकारों की भी एक सूची प्रदान करती है जिन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही स्वीकार्य हैं। मतलब प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा तभी ये स्वीकार्य होंगे, वरना ये नहीं होंगे। यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य के लिए निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और साबित करना होगा। जब तक सबसे अच्छा साक्ष्य मौजूद है यह पेश किया जा सकता है कि उस तक पहुंचा जा सकता है, तब तक कोई निम्नतम साक्ष्य अदालत में मतलब नहीं दिया जाएगा। एक पक्ष को सामग्री के प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए और केवल असाधारण मामलों में ही द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य होंगे। इन अपवादों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई पक्ष वास्तव में उस पक्ष को की गलती के बिना ही मूल उसका उत्पादन करने में असमर्थ होती है। जब किसी दस्तावेज की अनुपलब्ध जब मतलब अब्सेंट होता है तो पर्याप्त जो उचित रूप से जो समझाया गया है वो द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है। द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जाता है जब पक्ष किसी कारण से मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है और उसकी चूक या उसकी अपेक्षा उत्पन्न होती है। और ये वही लाइनें रिपीट हैं। न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को प्रदर्शन के रूप में भी जो प्रस्तुत करना या अंकित करना मात्र उसकी सामग्री और उचित प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। इसे कानून के मुताबिक साबित करना होगा। हमारा अगला आर्टिकल है सजग अपतटीय गश्ती जहाज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सजग एक अपतटीय गश्ती जहाज
ये पश्चिम एशिया में अभी ICG जहाज़ों की विदेशी में तैनाती के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय यात्रा के लिए पोर्ट सुल्तान, कबूस और मस्कट ये ओमान में ये पहुंचा है। तो सजग अपतटीय गश्ती जहाज़ के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारतीय तटरक्षक बेड़े के अपतटीय गश्ती जहाज़ों का एक हिस्सा है जो भारत के पश्चिमी तट पर पोरबंदर और में एक गुजरात में स्थित रहता है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह CSL द्वारा निर्मित 100 यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 105 मीटर OPV की श्रृंखला में तीसरा जहाज है और ये कमांडर तटीय गार्ड क्षेत्र उत्तर पश्चिम में के जो परिसंचालन की कमान के तहत संचालित होता है। इसे पूर्व में तटीय सुरक्षा IMBL EEZ की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय विरोधी अपराध और समुद्री SAR और प्रदूषण प्रतिक्रिया संचालन सहित विभिन्न तटरक्षक अभियानों के लिए चलाया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये जहाज आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेंसर और अत्याधुनिक नेविगेशन संचार प्रणालियों से लैस है। यह 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है और ये 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है, मतलब 26 समुद्री मील की प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी जो 6000 NM की क्षमता के साथ एक किफ़ायती गति है और इसमें एक 40/60 बोफोर्स तोप और 12.7 मिमी बंदूकें लगी हुई हैं। इसे एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बोर्डिंग ऑपरेशन की खोज बचाव और कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए 2 फूलने वाली नावें भी इसमें शामिल हैं। जहाज समुद्री तेल रिसाव रोकने के लिए भी प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। ये जहाज एकीकृत ब्रिज प्रणाली यानी IBS, एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली यानी IPMS और पावर प्रबंधन प्रणाली PMS और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग EFF प्रणाली से भी लैस है। हमारा अगला आर्टिकल है सिंधुदुर्ग किला के बारे में। तो ये महाराष्ट्र में है, अभी देख लेते हैं। अभी नौसेना ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस पर एक भव्य परिचालन प्रदर्शन में परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। तो ये सिंधुदुर्ग चर्चा में है इसीलिए। तो ये ऐतिहासिक किला है जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट से दूर अरब सागर में एक टापू पर है, मतलब जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है फोटो में, चारों तरफ समुद्र है, ये टापू पे है, एक टापू पर स्थित है। तो ये किला मुंबई से 450 किलोमीटर दक्षिण में और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले के मालवण शहर के बहुत करीब एक कुर्ते द्वीप है एक, इस पर स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था और इस किले का निर्माण 1664 में हुआ। इसे निर्मित होने में 3 वर्ष लगे थे। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी जो उपनिवेशवादी होते, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारी होते हैं जो आते थे, इनके जो बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करना और जंजीरा के सिद्दियों के उत्थान पर अंकुश लगाना था। इसकी विशेषताएं क्या हैं किले की? तो यह किला 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी किलेदार दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट मोटी और 2 मील तक फैली हुई हैं। ये तोपों के लिए 52 बुर्ज इसकी दीवारों की रक्षा करते हैं। इसका मुख्य द्वार, तो ये दिल्ली दरवाजे से किले में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें अपने वास्तु शिल्प डिज़ाइन के कारण एक गेट केवल नज़दीक से दिखाई देता है, अन्यथा दीवारों का हिस्सा लगता है। ये कई छोटे किलों से घिरा हुआ है, जैसे पद्मगढ़, राजकोट और सरजेकोट किले। इसके भीतर एक स्लेब पर मराठा राजा के हाथ के निशान पर पदचिन्ह अंकित हैं और एक किले की सीमा के भीतर छत्रपति को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। हमारा अगला आर्टिकल है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कर दिया है, उसका निर्णय लिया है करने का। तो ये चर्चा में है। तो ये भारत में मतलब केंद्र सरकार
ने 2018 में इस घोषणा की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मौजूदा जो उप स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर देश में 1.5 लाख HWC बनाए जाएंगे और इनमें आयुष्मान भारत के 2 घटकों में से एक घोषित किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र 60% की धनराशि प्रदान करेगा और बदले में राज्य इसके डिजाइन मैनुअल का पालन करेंगे। अब तक देश भर में 1.61 लाख ABHWC को कार्यात्मक बना दिया गया है, जो प्रारंभिक लक्ष्य से अधिक है। ABHWC मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। आपातकालीन स्थिति और आघात के लिए प्राथमिक स्तर की देखभाल, जिसमें अन्य चीज़ें के अलावा मुफ्त दवाएं और नैदानिक सेवाएं भी शामिल होती हैं। ABHWC की नई टैगलाइन आरोग्य परम धर्म है। आयुष्मान भारत के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो एक इसको केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 प्रमुख पहलों की घोषणा की थी। इसमें जो उपचारात्मक देखभाल, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और माध्यमिक और तृतीयक स्तर की जो निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए है। और ये प्राथमिक देखभाल, इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है इसका उद्देश्य। PMJAY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए गरीब और कमजोर लोगों को प्रति परिवार को 5 लाख रुपए मतलब तक का कवर प्रदान करती है। और ये राष्ट्रीय प्राधिकरण PMJAY के कार्यान्वयन के लिए ये जिम्मेदार है। हमारा अगला आर्टिकल है अंकोर वाट मंदिर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है अंकोर वाट मंदिर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं इसको कितना सुंदर दिखाई देता है। अभी कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, तो तभी ये चर्चा में है। अनौपचारिक शीर्षक दुनिया का 8वां अजूबा कभी कभी इमारतों, संरचनाओं, परियोजनाओं या डिजाइनों, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी दिया जाता है जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों के बराबर माना जाता है। अंकोर वाट मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ 12वीं शताब्दी के अंत तक बौद्ध मंदिर बनने से पूर्व मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। 1992 में मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी संरचना के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर के खंडों का उपयोग किया गया था और ये 15 फुट ऊंची दीवार और चौड़ी खाई से सुरक्षित है मतलब ये। और इसमें 200 एकड़ का क्षेत्र शामिल, 200 एकड़ मंदिर बना है। इस मंदिर में 5 प्रमुख मीनारें मेरू पर्वत की चोटियों का प्रतीक हैं, जिसे हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं में देवताओं का निवास माना जाता है। ये हिंदू और बौद्ध धर्मों के महत्वपूर्ण देवताओं और आकृतियों के साथ साथ उनकी कथा परंपराओं की प्रमुख घटनाओं को भी दर्शाने वाली हजारों आधार राहतें मंदिर की दीवारों को सुशोभित करती हैं। अंकोर वाट कहाँ है? तो ये कंबोडिया के सिएम रीप के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित है। अंकोर वाट शहर, ये अंकोर वाट का घर खमेर राज्य की राजधानी थी जो 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। अंकोर शहर 400 किलोमीटर से में फैला था और ये अंकोर वाट, अंगकोर धाम, बेयोन मंदिर और ताप्रोम सहित विभिन्न मंदिरों के शानदार अवशेषों के घर के रूप में इसको जाना जाता है। ये कंबोडिया का मैप इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे अंकोर वाट मंदिर है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मतलब रीजन है। ये बांग्लादेश है, सॉरी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये लाओस है और ये है थाईलैंड। और फिर यहाँ पे आता है ये कंबोडिया में ये यहाँ पे इसको ये रेड कलर का किया गया, ये अंकोर वाट का मंदिर यहाँ पे है। अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल हमारा है गोलन हाइट्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें इजराइल द्वारा गोलन हाइट्स को से पीछे हटने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। तो पहले देख लेते हैं मैप में ये कहाँ है गोलन हाइट्स का एरिया। तो ये है मैप, यहाँ पर ये है सीरिया, ये पूरा सीरिया का मैप है। इधर है लेबनान, ये पूरा इजराइल का मैप है। ये वेस्ट बैंक है इस पे, और ये जॉर्डन है। और ये जो ग्रीन कलर से स्पॉटेड है ये है गोलन हाइट्स का एरिया, जो अभी इजराइल के कब्जे में है, और ये पहले सीरिया का क्षेत्र हुआ करता था। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक चट्टानी पठार है जो राजधानी दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है, इससे लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलील सागर के उत्तर में हरमन पर्वत और पूर्व में मौसमी वादी अल रुक्काद नदी और दक्षिण में यरमुक नदी से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। गोलन हाइट्स ये सबसे चौड़े बिंदु पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 44 मील यानी 71 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगभग 27 मील यानी 43 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये मोटे तौर पर नाव के आकार का एरिया है। इसका क्षेत्रफल 1150 किलोमीटर है। अब इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं। तो इजराइल ने इसको 1967 में 6 दिवसीय जो युद्ध हुआ था, जिसमें जो खाड़ी देश सारे मिलकर लड़े थे इजराइल से, तो इजराइल ने सबको मतलब हरा दिया था 1967 में। ये अंतिम चरणों में सीरिया गोलन हाइट्स को इन्हें जब्त कर लिया था, मतलब उसको कब्जा कर लिया था। इस संघर्ष के दौरान सीरियाई अरब निवासी क्षेत्र से मतलब भाग गए थे। एक युद्ध विराम रेखा स्थापित की गई और यह क्षेत्र इजराइल सैन्य नियंत्रण में आ गया उसी टाइम से। ये लगभग तुरंत ही इजराइल ने गोलन हाइट्स को में मतलब अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। सीरिया ने 1973 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, मगर ये आश्चर्यजनक हमला इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी विफल रहा। दोनों देशों ने 1974 में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए और 1974 में युद्ध विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल मौजूद है। इजराइल ने 1981 में गोलन हाइट्स पर एक तरफा कब्जा कर लिया और गोलन में 30 से अधिक इजरायली बस्तियां बसा दी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों को अवैध माना जाता है। हालांकि इजराइल के अनुसार ये विवादित करता है। यहाँ लगभग 20,000 सीरियाई और 20,000 इजरायली रहते हैं। तो इसका सामरिक महत्व तो क्या है? तो ये गोलन हाइट्स पहाड़ियों की चोटी से सीरिया की राजधानी दमिश्क को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब यहाँ बारिश होती है तो इसका पानी जॉर्डन नदी में चला जाता है, जो सूखे क्षेत्र में पानी की पूर्ति करती है। ऐसा माना जाता है कि पानी इजराइल के 1/3 पानी की आपूर्ति करता है सिर्फ यहीं से। इसके अलावा यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो मतलब ये एरिया बहुत मतलब यूजफुल का है, इसलिए ये बड़े मैप में दिखाया गया है। पूरा ये गोलन हाइट्स का एरिया है और कुछ कुछ क्षेत्र है जो रेड स्पॉटेड है, इसको सीरिया ने अपने कब्जे में ले लिया है, बाकी सब इजराइल के पास है। ये हमारा अगला आर्टिकल है हिंद महासागर टूना आयोग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत सरकार 18 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तक 2023 तक हिंद महासागर में ट्यूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं वर्किंग पार्टी का आयोजन कर रहा है। तो अभी ये चर्चा में इसको देखते हैं। ये टूना आयोग ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे हिंद महासागर में अत्यधिक प्रवासी यानी टूना और ट्यूना जैसी मत्स्य संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। हिंद महासागर टूना आयोग की स्थापना के लिए एक समझौते पर 25 नवंबर 1993 को रोम में 105वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। IOTC का उद्देश्य उचित प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये टूना आयोग हिंद महासागर की दुनिया का सबसे बड़ा टूना मत्स्य पालन क्षेत्र है। ये टूना वर्तमान में 31 अनुबंधित पार्टियां हैं इसमें, जो IOTC के सदस्य हैं, और 2 सहयोगी गैर अनुबंधित पार्टियां हैं जिसमें लाइबेरिया और सेनेगल हैं। IOTC की सदस्यता इनके लिए खुली है। हिंद महासागर के जो तटीय देश हैं उनके लिए ये IOTC की मतलब इसका खुला है दरवाज़ा कि ये सदस्यता ले सकते हैं।
ये देश या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं, या वे देश जो संयुक्त राष्ट्र के विशेष संगठनों के सदस्य हैं वो भी सदस्य बन सकते हैं। वे देश जो महासागर में टूना मछली पकड़ते हैं या भारत में संगठन के सदस्य हैं, ये सारे लोग सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसका मुख्यालय विक्टोरिया सेशेल्स में है। हमारा अगला आर्टिकल है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी विविधता ढांचा कोष संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी वास्तविक जो वित्तीय प्रतिबद्धता है उसके लिए बिना है ये। तो देख लेते हैं वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड के बारे में। तो इसे प्रकृति बहाली और नवीकरणीय के लिए निवेश बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसे जंगली जो प्रजातियां हैं और जो पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और स्थिरता में निवेश जुटाने और तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनका स्वास्थ्य जंगल की आग और बाढ़, चरम मौसम और शहरी फैलाव सहित मानव गतिविधि से खतरे में है। इस फंड की स्थापना कनाडा के वैंकूवर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं जो असेंबली की जो बैठक हुई थी उसमें की गई थी। ये देशों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। पिछले दिसंबर में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टियों के 15वें सम्मेलन में रूपरेखा को अपनाया गया था। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाएगा। इसमें निजी, परोपकारी और सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा। ये GEF से अलग कदम है जो वित्त के लिए सिर्फ 40 दानकर्ताओं पर निर्भर करता है। इसकी GEF के तहत जैव विविधता संरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि तक भी पहुंच होगी। इस सुविधा का 2022 से 26 के लिए संचयी बजट $5.25 मिलियन है, जिसमें से 36% जैव विविधता के लिए निर्धारित है। शेष बजट जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि और महासागर स्वास्थ्य पर परियोजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। GBF फंड काउंसिल निम्नलिखित सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए खुली होगी। इसमें विकासशील देशों के 16 सदस्य शामिल हैं। विकासशील देशों से 14 सदस्य विकसित देशों से 14 सदस्य और विकासशील देशों से 16 सदस्य इसमें शामिल हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप से पूर्वी सोवियत संघ के देशों से 2 सदस्य। GBF फंड काउंसिल निर्णय GEF इंस्ट्रूमेंट की तर्ज पर सर्वसम्मति से ये लिए जाने हैं। हमारा अगला आर्टिकल है INS इम्फाल के बारे में। तो अभी 4 प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरे यार्ड 12706 इम्फाल के शिखर पर अनावरण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किया है। INS इम्फाल के बारे में देख लेते हैं। तो ये विशाखापत्तनम श्रेणी की स्टील निर्देशित एक विध्वंसक मिसाइल का तीसरा चरण है। ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाज़ों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। इसका विस्थापन तो ये 7500 टन से अधिक है और इसकी गति 30 समुद्री मील से अधिक है, यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाज एक शक्तिशाली मंच है जो समुद्री युद्ध से पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यों में अपने मिशनों को पूरा करने में ये सक्षम है। इस जहाज में लगभग 75% उच्च स्वदेशी सामग्री है, जिसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर जैसे लार्सन एंड ट्रूबो मुंबई 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट आदि शामिल हैं। इस शिखा का डिजाइन बाई ओर कांगला पैलेस और दाई ओर कंगला सा को दर्शाता है। कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है और ये पिछले राज्य की पारंपरिक सीट थी। ड्रैगन के सिर पर शेर के शरीर के साथ कंगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है और अपने लोगों के संरक्षण या संरक्षक के रूप में ये दर्शाया गया है। उसका प्रतीक है ये कंगला सा मणिपुर राज्य का प्रतीक भी है, चिन्ह है, राज्य चिन्ह भी है। ये पहला बड़ा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर इम्फाल मणिपुर की राजधानी के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखना,
ये पहला युद्धपोत है INS इम्फाल, जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर इम्फाल, जिसकी जो मणिपुर की राजधानी है, इसके नाम पर रखा गया है। हमारा अगला आर्टिकल है, तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए, इतने ही थे। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।